वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज हम चैप्टर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन सही होता है, उसको हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी सेमेस्टर एग्जाम सम सेमेस्टर 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहले इस वीडियो के पहले लेक्चर में हम 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व होंगे। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, यानी कलांतर तथा पथांतर में क्या संबंध होता है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, यानी कलांतर और पथांतर में क्या संबंध होता है। तो ऑप्शंस है डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स एंड डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा फाई हमारा फेज डिफरेंस है और डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है। तो इस तरह से डेल्टा फाई हमारा कलांतर यानी फेज डिफरेंस और डेल्टा एक्स पथांतर है। तो इनके बीच में जो करेक्ट रिलेशन है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ये करेक्ट रिलेशन होता है। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो हम इसको डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि हमारा ये इक्वेशन सही है कि नहीं है। एक्स का जो डायमेंशन है यूनिट मीटर में होता है और 2 पाई एंगल है और लेमडा नीचे है, इसका भी यूनिट मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और केवल एंगल ही बचा। तो इस तरह से जो फाई होता है फेज डिफरेंस वो एंगल की ही यूनिट बची। तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन बी सही है। ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। डेल्टा एक्स मीटर में है और इधर राइट साइड लेफ्ट साइड हमारा एंगल है, तो ये रेडियन में है। तो इस तरह से मीटर और रेडियन बराबर नहीं हो सकते। यहाँ भी ये डेल्टा एक्स हमारा मीटर में है, लैम्डा भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो गया, और जबकि लेफ्ट साइड में एंगल रेडियन में है। तो ये यहाँ पर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। इसी तरह से लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स ये हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन 2 पाई एंगल। तो इस तरह से डेल्टा फाई के डायमेंशन के बराबर नहीं होगा, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट रिलेशन है डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स अपान लेमडा, लेमडा हमारा वेवलेंथ है। तो इस तरह से ये करेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, यानी कलांतर और समयांतर में क्या संबंध होता है। यहाँ कालांतर के बजाय कलांतर होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस में क्या संबंध होता है, बिल्कुल वैसा ही संबंध होगा। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई इंटू डेल्टा टी। तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर टाइम डिफरेंस डेल्टा टी हमारा इसका यूनिट सेकंड हो गया, और इधर लेफ्ट साइड में हमारा एंगल फेज है, फेज डिफरेंस एंगल है। तो इसलिए सेकंड एंगल के यूनिट के बराबर नहीं होगा। जबकि यहाँ पर डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी आवर्तकाल इंटू टाइम डिफरेंस डेल्टा टी। तो इस तरह से डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, डेल्टा टी टाइम डिफरेंस यानी समयांतर, और डेल्टा फाई कलांतर, और टी टाइम पीरियड है आवर्तकाल। तो ये करेक्ट रिलेशन मिलेगा। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी। तो ये जो टी है ये सेकंड इसका मात्रक हो गया, डेल्टा टी का भी सेकंड। तो ये आपस में कट जाएंगे, केवल एंगल का यूनिट बचेगा, जो कि हमारे लेफ्ट साइड के एंगल के यूनिट के बराबर है। तो इस तरह से ये हमारा करेक्ट आंसर है डायमेंशनली। और भी आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पर टी इंटू डेल्टा टी, टाइम का स्क्वायर हो गया यानी सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ भी टी इंटू डेल्टा टी, यहाँ भी सेकंड का स्क्वायर हो गया।
जबकि लेफ्ट साइड में केवल एंगल है हमारा। तो इस तरह से ये आंसर बी ही डायमेंशनली करेक्ट है और यही होता है। तो हम फार्मूला रिमेंबर कर सकते हैं, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी, या हम पाथ डिफरेंस के टर्म में ये फार्मूला याद कर लें, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई और टी की जगह हम लेमडा रख देंगे और डेल्टा टी की जगह डेल्टा एक्स टाइम पाथ डिफरेंस रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारे दोनों फार्मूले सेम पैटर्न पर हैं और इजीली रिमेंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन, यानी सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न में से किन पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर नहीं करता उस पर टिक लगाना है बजाय निर्भर करने वाले पर। तो यहां पर देखेंगे मास ऑफ बॉब यानी गोलक के द्रव्यमान। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला है टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपान जी, एल इफेक्टिव लेंथ, जी गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारे ऑप्शंस क्या है, मास ऑफ बॉब गोलक के द्रव्यमान। तो गोलक के द्रव्यमान पर यहाँ डिपेंड करने वाली कोई क्वांटिटी नहीं है। तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब, इफेक्टिव लेंथ प्रभावकारी लंबाई, इस पर आवर्तकाल निर्भर करता है। तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण जी, इसके मान पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने पर आवर्तकाल घट जाता है, प्रभावकारी लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। तो इस तरह से इन दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो दोनों ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि दोनों पर डिपेंड कर रहा है, हमें डिपेंडेंसी खोजनी है। डज नॉट डिपेंड एंड नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मास ऑफ बॉब पर निर्भर नहीं करता, ये ऑप्शन मिल गया। तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। इस तरह से ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब, यानी सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ मास ऑफ बॉब इज डन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल मास। यदि गोलक का द्रव्यमान अपने प्रारंभिक द्रव्यमान का आधा कर दिया जाए तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो यदि गोलक का द्रव्यमान अपने प्रारंभिक मान का आधा कर दिया जाए तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो चूंकि जो हमारा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, सरल लोलक का आवर्तकाल, ये गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो गोलक का द्रव्यमान की वैल्यू हम परिवर्तित करें तो इससे टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो टाइम पीरियड हमारा सेम रहेगा, वही रहेगा। ये आंसर करेक्ट है। और आंसर देख लेते हैं, हाफ आधा होगा। ये आंसर रॉन्ग है क्योंकि मास बदलने से गोलक के टाइम पीरियड वही रहेगा। ट्वाइस हो जाएगा, दुगना बिल्कुल नहीं। 1/4 हो जाएगा, 1/4 बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा ए ही आंसर सही है, सेम रहेगा, वही रहेगा। तो इस तरह से मास ऑफ बॉब यानी गोलक का द्रव्यमान चेंज करने से हमारे जो सिंपल पेंडुलम है सरल लोलक के आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये किसी कण का विस्थापन समीकरण दिया है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। व्हाट इज फेज, यानी इसमें इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में फेज क्या है, यानी कला किससे रिप्रेजेंट की जा रही है ये बताना है। तो फेज किसी भी पार्टिकल की हम वह टर्म है जिससे पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर टाइम पर स्थिति का पता लगा सकें या उसकी स्थिति का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो तो वो फेज कहलाता है। तो फेज यहाँ जो एंगल पार्ट होता है साइन के अंदर वो फेज कहलाता है, टोटल फेज यानी कला। तो एंगल जो पार्ट है साइन के साथ ओमेगा टी प्लस फाई, यही हमारा फेज है। फाई इनिशियल फेज है, ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा टी प्लस फाई फेज है और ओमेगा टी ये टाइम डिपेंडेंट फेज है। तो इस तरह से
जब इनिशियल फेज 0 होती है तब हमारा ओमेगा टी टोटल फेज हो जाता है। तो सी आंसर टोटल फेज यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ओमेगा टी प्लस फाई जो एंगल पार्ट है वही डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में फेज को यानी किसी इस पार्टिकल की कला को रिप्रेजेंट करता है। ओमेगा टी प्लस फाई यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई व्हाट इज इनिशियल फेज। यानी हम 25 क्वेश्चन का इसमें रिपीट कर रहे हैं और जो पूछी जाने वाली क्वांटिटी है वो इनिशियल फेज है। यानी विस्थापन समीकरण y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई में प्रारंभिक कला क्या है, इनिशियल फेज फाइंड करनी है। तो इनिशियल फेज हमारी टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो ये ऐसा एंगल है इनिशियल फेज जो कि टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम पर डिपेंड नहीं करता। तो ओमेगा टी टाइम पर डिपेंड कर रहा है जबकि फाई टाइम इंडिपेंडेंट है। तो यही इनिशियल फेज या प्रारंभिक कला कहलाता है। तो इसमें जो सभी आंसर्स हैं उसमें ओमेगा टी प्लस फाई इनकरेक्ट आंसर है, ओमेगा टी इनकरेक्ट आंसर है, ए एम्पलीट्यूड होता है आयाम। तो इस तरह से फाई हमारा इनिशियल फेज या प्रारंभिक कला होता है। तो ए ऑप्शन ए इज फाई विच इज करेक्ट आंसर इन अवर केस। फाई इनिशियल फेज या प्रारंभिक कला है हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ दिस पार्टिकल। क्वेश्चन 27। व्हाट इज वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य क्या होती है। व्हाट इज वेवलेंथ, तो यहाँ हर एक ऑप्शन को बारीकी से देखेंगे। वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या। तो 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या दोलन पर सेकंड होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी ऑप्शन ए हो गया। तो ये वेवलेंथ नहीं है। टाइम टेकन इन 1 ऑसिलेशन, एक दोलन में लगा समय। तो टाइम टेकन इन 1 ऑसिलेशन ये हमारा टाइम पीरियड होता है। तो एक दोलन में लगा समय आवर्तकाल। तो ये भी आंसर रॉन्ग है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 ऑसिलेशन, एक दोलन में चली गई दूरी। तो एक दोलन में चली गई दूरी ही वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य होती है। तो सी आंसर करेक्ट हो सकता है। डी को भी हम वेरीफाई कर लेंगे। तो डी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट वन साइड फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी कण की मध्यमान स्थिति के एक ओर तय की गई अधिकतम दूरी। तो कण की मध्यमान स्थिति से एक ओर तय की गई अधिकतम दूरी, ये मीन पोजीशन हो गई। इससे जो दूरी तय की जाती है वो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम। तो किसी एक ओर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस एम्पलीट्यूड या आयाम होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम सी ऑप्शन ही देखते हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 ऑसिलेशन यानी एक दोलन में चली गई दूरी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी 27 पर ही बेस्ड हमारा 28 क्वेश्चन है। व्हाट इज टाइम पीरियड, आवर्तकाल क्या होता है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, ये अभी बताया था हमने। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होती है। तो ये ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। टाइम टेकन इन 1 ऑसिलेशन, एक दोलन में लगा समय। तो ये करेक्ट आंसर है। टाइम पीरियड एक दोलन में लगा समय ही होता है, यानी टाइम टेकन इन 1 ऑसिलेशन। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 ऑसिलेशन, एक दोलन में चली गई दूरी, ये वेवलेंथ है या तरंग दैर्घ्य है। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट वन साइड फ्रॉम मेन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी कण की मध्यमान स्थिति से एक और तय की गई अधिकतम दूरी, इसको आयाम कहते हैं। तो इस तरह से आंसर बी ही करेक्ट है। एक दोलन में लगा समय आवर्तकाल या टाइम टेकन इन 1 ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 29 उसी पर बेस्ड है पिछले क्वेश्चन पर। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या होती है। ऑप्शंस वही सारे हैं। तो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को ही आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड या नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। टाइम टेकन इन 1 ऑसिलेशन, एक दोलन में लगा समय आवर्तकाल,
टाइम पीरियड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन ऑसिलेशन, एक दोलन में चली गई दूरी, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट वन साइड फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी कण की मध्यमान स्थिति की ओर एक और तय की गई अधिकतम दूरी आयाम कहलाती है या एम्पलीट्यूड। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसी तरह से क्वेश्चन 30 इसी पर बेस्ड है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, आयाम क्या होता है? व्हाट इज एम्पलीट्यूड, आयाम क्या होता है? तो इसमें ए बी सी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। एक दोलन में नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी है। टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, ये टाइम पीरियड या आवर्तकाल है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन ऑसिलेशन, ये वेवलेंथ है। लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट वन साइड फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी कण की मध्यमान स्थिति से के एक और तय की गई अधिकतम दूरी को ही हम एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। ये राइट आंसर है। तो हम मीन पोजीशन के किसी एक और जो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा पार्टिकल तय कर रहा है वो एम्पलीट्यूड या आयाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, यानी वायु में ध्वनि की चाल होती है। तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 5900 मीटर पर सेकंड, यानी 5900 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड होती है स्टील में। साउंड की स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील 5900 मीटर पर सेकंड। एंड 330 बी ऑप्शन है 330 मीटर पर सेकंड या 330 मीटर पर सेकंड, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड होती है। तो हमें ऑप्शन टिक करने से पहले और सारे ऑप्शनों को पढ़ लेना चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी ये प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देन डी ऑप्शन 10 मीटर पर सेकंड, यानी 10 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड, ये भी ऑप्शन दिया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हम जानते हैं 330 मीटर पर सेकंड। कुछ किताबों में 332 मीटर पर सेकंड लिखा होता है। तो कोई एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, दोनों ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, उससे कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह से ये चूंकि स्पीड ऑफ साउंड वो एयर में वो माध्यम की डेंसिटी, एयर की डेंसिटी और टेम्परेचर इन दोनों पर निर्भर करता है। तो इसलिए ये 330 और 332 का कंफ्यूजन होता है। तो हम 330 जो ऑप्शन दिया रहेगा या 332 मीटर पर सेकंड उसी को टिक करेंगे। तो दोनों ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, केवल एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, वही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील, स्टील में ध्वनि की चाल होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील 5900 मीटर पर सेकंड लगभग, इसी के अराउंड स्टील में ध्वनि की चाल होती है। तो ये करेक्ट आंसर है। आंसर बी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, यानी 330 मीटर पर सेकंड वायु में ध्वनि की चाल होती है। और सी ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये स्पीड होती है, लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में। तो प्रकाश की निर्वात में चाल सी ऑप्शन दिया हुआ है। एंड डी ऑप्शन 10 मीटर पर सेकंड, ये किसी की वेलोसिटी नहीं है हमारा। तो ये जो ऑप्शन है स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज 5900 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आर वैक्यूम, यानी वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम स्पीड होती है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए भी हम देख चुके हैं कई बार। 5900 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर स्टील, और 330 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्टील में वायु की चाल, स्टील में ध्वनि की चाल, और ये एयर वायु में ध्वनि की चाल। और ये सी ऑप्शन हमारा
करेक्ट आंसर है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जिसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड करेक्ट आंसर है। व्हाट इज हार्मोनिक मोशन यानी आवर्त गति क्या है? ये क्वेश्चन 34 है। व्हाट इज हार्मोनिक मोशन, आवर्त गति क्या होती है? तो हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन है जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बार बार रिपीट हो। तो दिए गए समय अंतराल में अगर वस्तु अपनी गति को बार बार दोहराती है तो ये आवर्त गति है। तो इसमें से देखते हैं कौन सा सही है। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन यानी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति, ये दोलन या ऑसिलेशन होते हैं। ये भी हार्मोनिक मोशन है। दोलन एक पर्टिकुलर निश्चित टाइम इंटरवल में होते हैं, तो जिसको हम आवर्तकाल कहते हैं। तो इस तरह से ये ऑसिलेशन यानी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन इज हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये गति बार बार मीन पोजीशन के इधर उधर दोहराई जा रही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है। मोशन इज रिपीटेड इन डेफिनिट टाइम इंटरवल, यानी एक निश्चित समय अंतराल में गति बार बार दोहराई जाए तो वो हार्मोनिक मोशन या आवर्त गति कहलाती है। ये भी करेक्ट आंसर है। तो बोथ ऑफ एबव यानी उपरोक्त दोनों, नन ऑफ एबव उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर ए बी हमारे करेक्ट है। तो डी का सवाल ही नहीं उठता। तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है, बोथ ऑफ एबव उपरोक्त दोनों। तो ये भी हमारा हार्मोनिक मोशन है। तो सभी ऑसिलेशन या दोलन हमारे हार्मोनिक मोशन या आवर्त गति होते हैं। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति, ऑसिलेशन ये हार्मोनिक मोशन है। एंड मोशन इज रिपीटेड इन डेफिनिट टाइम इंटरवल, एक निश्चित समय अंतराल में गति बार बार दोहराई जाती है, ये भी हार्मोनिक मोशन है। तो दोनों आंसर करेक्ट आंसर हैं। तो 34 का सी बोथ ऑफ एबव आर करेक्ट यानी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, सरल आवर्त गति क्या होती है? व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन यानी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति। तो ये ऑप्शन ऑसिलेशन का होता है, दोलन। तो हमारे सभी दोलन एसएचएम नहीं होते। तो इस तरह से एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट माइनस टाइम डिस्प्लेसमेंट। ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स यानी त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है माइनस टाइम्स। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है माइनस टाइम्स। तो माइनस यहाँ केवल दिशा को व्यक्त करता है, त्वरण जिस दिशा में होता है उस दिशा के अपोजिट हमारा डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होता है। तो अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा एसएचएम का करेक्ट आंसर है। बोथ ऑफ एबव उपरोक्त दोनों। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जिसमें वही सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो दोनों मिल के कंबाइंड रूप से हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ए और बी कंडीशन दोनों जो सेटिस्फाइड होंगी तो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो ये आंसर सी बोथ ऑफ एबव दोनों एक साथ करेक्ट हैं। तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन यानी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति, ये ऑसिलेशन हो गया। तो ऐसे ऑसिलेशन जिसमें एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम डिस्प्लेसमेंट यानी त्वरण विस्थापन के माइनस टाइम के अनुक्रमानुपाती है, तब हम इस ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति कहते हैं। तो दोनों मिला के बोथ ऑफ एबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, अर्थ मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। वी नो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन यानी पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति कहलाती है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। तो एसएचएम नहीं है क्योंकि सन के चारों ओर जो अर्थ है वो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। तो ये किसी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति नहीं है। तो सरल आवर्त गति होने का क्वेश्चन नहीं है। तो जो मोशन ऑफ अर्थ है अराउंड सन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया।
हार्मोनिक मोशन यानी आवर्त गति। तो ये जो सर्कुलर मोशन है सन के चारों ओर अर्थ की, तो इस तरह से सन के चारों ओर अर्थ घूमती है। तो यहां से स्टार्ट करेगी, फिर पर्टिकुलर टाइम में फिर से ये अपनी गति को बार बार दोहराती रहेगी। इसको पूरा करने में 1 साल लगते हैं, 365 दिन। तो ये जो गति है अर्थ की सन के चारों ओर, वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बार बार रिपीट हो रही है, दोहराई जा रही है। यही हार्मोनिक मोशन होता है, आवर्त गति। तो बोथ हाफ एबव, क्योंकि ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया इसलिए ऑप्शन सी नहीं हो सकता। नन ऑफ एबव बी के करेक्ट होने के कारण डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से हार्मोनिक मोशन ही है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना आवर्त गति का उदाहरण है, क्योंकि यह गति निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जा रही है अर्थ द्वारा या पृथ्वी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, सरल लोलक की गति है। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक की गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम या सरल आवर्त गति। तो सिंपल पेंडुलम की गति हम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति होती है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन, ये अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करता है सिंपल पेंडुलम, और साथ ही साथ सिंपल पेंडुलम जो हमारा सिंपल हार्मोनिक इसका जो एक्सेलरेशन होता है बॉब का, वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के माइनस टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए ये जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है सरल लोलक की। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है, लेकिन बी हम देखते हैं हार्मोनिक मोशन आवर्त गति। तो सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं। तो जो भी हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती हैं वो हार्मोनिक मोशन यानी आवर्त गति जरूर होती हैं। तो इस तरह से हार्मोनिक मोशन का एक सबसेट सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो इसलिए सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सभी एसएचएम हार्मोनिक मोशन या आवर्त गति कहलाते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे सरल लोलक की गति है, तो हार्मोनिक मोशन भी हो जाएगी। तो ए बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। बोथ हाफ एबव यानी उपरोक्त दोनों, तो ए बी दोनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो गया। नन ऑफ द अबव का होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि ए बी दोनों फॉलो हो रहे हैं। तो सी बोथ हाफ एबव, तो ये ऑप्शन दिया है तो दोनों हो गए। और ये हमारा हार्मोनिक मोशन कैसे होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपनी गति दोहराई जाती है। तो सरल लोलक की जो गति है मध्यमान स्थिति के इधर उधर बार बार एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में दोहराई जा रही है। कि ये गति हार्मोनिक मोशन आवर्त गति भी कहलाती है और सिंपल हार्मोनिक मोशन है ही। तो इस तरह से ऑप्शन बी सी हमारा सही है। दोनों हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों सिंपल पेंडुलम की गति होती है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन 38 क्वेश्चन है। सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। तो हम पहले फार्मूला लिख लेंगे, टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। तो इस फार्मूले से हम सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड लिखते हैं। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावकारी लंबाई, तो इफेक्टिव लेंथ पर टाइम पीरियड निर्भर करता है। इफेक्टिव लेंथ जैसे जैसे हमारे सरल लोलक की बढ़ती है इसका टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल भी बढ़ता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, जी के मान पर टाइम पीरियड निर्भर करता है। तो जी का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान घटता है। तो इस तरह से ए बी दोनों करेक्ट हो गए। तो बोथ हाफ एबव इज राइट आंसर। उपरोक्त दोनों इफेक्टिव लेंथ पर भी निर्भर करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी निर्भर करता है। तो इसलिए ऑप्शन सी बोथ हाफ एबव इज करेक्ट आंसर। नन ऑफ एबव होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि करेक्टनेस मिल गई है। तो इस तरह से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्तकाल, इफेक्टिव लेंथ प्रभावकारी लंबाई और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण दोनों पर निर्भर करता है। कि केवल इन्हीं दोनों पर निर्भर करता है, मास पर नहीं निर्भर करता। बॉब के मास पर जो सरल लोलक की आवर्तकाल है वो निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट ऑफ 2 स्प्रिंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज, यानी 2 स्प्रिंगों के
श्रेणी क्रम का तुल्य बल नियतांक होता है। तो दो स्प्रिंग यहाँ पर जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1 और K2 हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में तुल्य बल नियतांक होता है K = K1 + K2, K = ऑप्शन बी है K = K1 × K2 अपान K1 + K2। ये तुल्य बल नियतांक K है और K1 K2 हमारे दो जो स्प्रिंग हैं उनके स्प्रिंग कांस्टेंट या बल नियतांक, इसको फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। तो बोथ हाफ एबव, तो दोनों फार्मूले राइट हों ऐसा हो ही नहीं सकता, नन ऑफ एबव। तो करेक्ट आंसर तो किसी एक में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं जो तुल्य बल नियतांक होता है उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग हमारी उल्टे ऑर्डर में जुड़ती हैं। तो K = K1 + K2, K1 × K2 अपान K1 + K2। तो ये राइट आंसर है। तो स्प्रिंग का बल नियतांक उल्टे ऑर्डर में जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? 1/K = 1/K1 + 1/K2 यह फार्मूला है। तो ये हमारा हो गया K1 + K2 अपान K1 K2। तो K = K1 × K2 अपान K1 + K2। तो इस तरह से हम ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है। तो अगर स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ी हैं तो जो तुल्य बल नियतांक होता है K1 K2 अपान K1 + K2 होता है और जो हमारा तुल्य बल नियतांक निकलता है वो दोनों स्प्रिंग के बल नियतांकों K1 और K2 से छोटा होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग को जोड़ देने से उनका तुल्य बल नियतांक घट जाता है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर 40। इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट K ऑफ टू स्प्रिंग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज। तो ऊपर वाले क्वेश्चन 39 से डिफरेंट क्या है, वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन था, यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो दो स्प्रिंगों के समांतर क्रम का तुल्य बल नियतांक होता है। तो इसमें चार ऑप्शंस, ये चारों ऑप्शन हम देख चुके हैं। K = K1 + K2, K = K1 K2 अपान K1 + K2 और C है बोथ हाफ एबव उपरोक्त दोनों, D नन ऑफ एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए क्योंकि इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होना है। तो हम पहले ही देख चुके हैं K = K1 + K2, K = K1 × K2 अपान K1 + K2। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट यानी तुल्य बल नियतांक। तो ये वैल्यू भी हमारी यहाँ रॉन्ग हो गई क्योंकि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसीडर कर रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट सीधे जुड़ जाते हैं। तो K = K1 + K2। अगर हमारी दो स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई हैं, K1 ये स्प्रिंग हो गई जिसका बल नियतांक K1 है और इस स्प्रिंग का बल नियतांक K2 है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ी हैं, तो जो इक्विवेलेंट यानी तुल्य बल नियतांक होता है दोनों स्प्रिंगों के बल नियतांकों का सम होता है K = K1 + K2। और इसमें जो ऑसिलेशन यानी दोलन के लिए टाइम पीरियड आता है T = 2π √m/K फार्मूले से। तो K यहाँ पर m/K K1 + K2 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसका टाइम पीरियड का इक्वेशन आ गया। और जो आंसर लिखना था यहाँ ऑप्शन ए ही टिक करना था, हमें तुल्य बल नियतांक पूछ रहा था तो इसकी जानकारी हो गई, ऑप्शन ए करेक्ट है। और अगर टाइम पीरियड के बारे में पूछेगा तो इस फार्मूले से हमें टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा जहाँ K1 K2 ये इक्विवेलेंट कांस्टेंट है K1 + K2। और यही चीज हम अगर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए लिखना चाहें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में T = 2π √m/K यानी m/K क्या है K1 × K2 अपान K1 + K2। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2π √m K1 + K2 ऊपर जाएगा तो K1 + K2 आ गया ऊपर, नीचे K1 × K2 होगा K1 × K2। तो ये मल्टीप्लाई हो गया हमारा। तो इस तरह से ये टाइम पीरियड का इक्वेशन आ गया।